हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। आज हम बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के बारे में। बहुत सारी चर्चाओं में ये स्टॉक है, स्पेशली जो ईवी सेक्टर से रिलेटेड, जो लिथियम आयन जो बैटरी है उससे रिलेटेड इनके पास में कुछ बिजनेस है जिसके अंदर आगे जाके ये काम करने वाले हैं और काम कर भी रहे हैं। तो स्टॉक में काफी चर्चाओं में रहता है किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इससे हैं कि आगे जाके मल्टीबैगर बन सकता है। स्टॉक एक टाइम पे काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड किया करता था, उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड के अंदर आया, अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो क्या ये वाकई में मल्टीबैगर है? इससे अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे हमें मिल सकते हैं, या फिर हमें वेट करना चाहिए, काम इसमें करना चाहिए, निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए? वो सारी बातें यहाँ पे करूंगा। स्पेशली जो मेरा ओपिनियन है, जिस तरीके से मैं इसमें काम करने वाला हूँ या फिर नहीं करने वाला हूँ, उसके बारे में बात करूंगा। काफी रिक्वेस्ट भी हिमाद्री स्पेशलिटी के रिगार्डिंग आई थी, तो वो सारी चर्चाएं जो आज यहाँ पे करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल को स्पेशली यहाँ पे टच करेंगे, बिजनेस के अंदर थोड़ा सा देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो है किस तरीके की अपॉर्चुनिटी, अगर है अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। वो सारी बातें यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगे लास्ट में तो लाइक कीजिएगा। चलते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर, और सबसे पहले टेक्निकल्स में मैं जाऊंगा, फंडामेंटल के बारे में बाद में बात करूंगा। तो मैं यहाँ पे टेक्निकल्स के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू में आ गया हूँ। अगर यहाँ पे आप देखें, मैंने हिमाद्री स्पेशलिटी के बारे में एक किसी वीडियो के अंदर मैंने थोड़ी चर्चा की थी, शायद मैंने अमर राजा बैटरी वाला वीडियो जब बनाया था, तो उसके अंदर जो है मैंने थोड़ी सी इसके अंदर चर्चा की थी, और एग्जैक्टली जो है उसी तरीके से ये स्टॉक जो है पिछले काफी टाइम से 3-4 महीनों से उसी तरीके से काम कर रहा है। और मैंने उस टाइम भी बोला था कि कौन सा लेवल होगा जब मैं इसके अंदर काम करना स्टार्ट करूंगा, और वो लेवल अभी तक भी वहां पे अचीव नहीं हुआ है। तो वो लेवल मैंने बताया था कि ये जो लेवल है 71 रुपए वाला, 70 रुपए वाला, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। और उससे पहले मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस स्टॉक के अंदर। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। डाउन ट्रेंड के अंदर जब इस तरीके से स्टॉक आता है, राइट, डाउन ट्रेंड के अंदर एक एक सॉलिड डाउन ट्रेंड है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, एक एक टाइम पे स्टॉक जो है ट्रेड किया करता था तकरीबन 200 रुपए पे, उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड आई। ये एक सॉलिड डाउन ट्रेंड है। इसको, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए डाउन ट्रेंड स्टॉक, राइट। तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर आया, डाउन ट्रेंड के अंदर अब ये कंसोलिडेट हुआ। कभी भी चीजें जब शार्प एक अच्छा अप ट्रेंड बनाती है तब भी कंसोलिडेट होती है, और एक अच्छा डाउन ट्रेंड बनाती है तब भी कंसोलिडेट होती है, राइट। तो यहाँ पे अब ये कंसोलिडेशन के अंदर है। कंसोलिडेशन के अंदर आने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वो इंपॉर्टेंट लेवल जहां से स्टॉक उस रेंज के अंदर, नीचे वाला लेवल और ऊपर वाला लेवल, जब उस लेवल को अगर वो काटता है, उस वाले लेवल को अगर ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, तो उसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए। अगर वो जो लेवल है, अगर अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, तो ये जो रेंज है, अगर आप देखेंगे, ये रेंज तकरीबन, इफ यू कैन सी, 70 रुपीज से लगा के ये जो रेंज है यहाँ पे 38 रुपीज की, राइट। 40 रुपीज ले लीजिए। 40 रुपीज से 70 रुपीज की जो रेंज है, अगर 40 रुपीज से नीचे आता है तो मैं इसके अंदर बेरिश रहूंगा। अगर 70 रुपीज से ऊपर जाता है तो मैं इसके अंदर जो है पोजीशन बना सकता हूँ। लेकिन इस तरीके के स्टॉक जब कंसोलिडेशन के अंदर होते हैं, तब अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी ये होती है कि स्विंग के अंदर काम कीजिए आप, शॉर्ट टर्म स्विंग के अंदर। शॉर्ट टर्म स्विंग के अंदर का मतलब क्या है? यहाँ पे इस वाले लेवल पे कई बार आया, देखिए अगर आप देखेंगे, इफ यू कैन सी, इस वाले लेवल पे तकरीबन 40 वाले लेवल पे कई बार आया है। इस वाले लेवल पे तकरीबन बाइंग कीजिए। बाइंग करने के बाद में इस वाले लेवल पे जब आता है, तकरीबन 60 से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। 33% का जो है यहाँ पे, एक तरीके से यहाँ पे जो है हमें जो है प्रॉफिट बुकिंग के अंदर 30% का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। ये स्ट्रेटजी होती है जब कंसोलिडेशन के अंदर कोई स्टॉक होता है, राइट। तो वहां पे स्ट्रेटजी क्या होती है कि नीचे वाले लेवल पे बाई कीजिए, ऊपर वाले लेवल पे निकल जाइए। वेट मत कीजिए कि ब्रेकआउट देगा देगा। जब ब्रेकआउट देगा, उसको थोड़ा सा महंगा खरीद लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं था। वहां पे क्लियर कट इंडिकेशन होते हैं कि स्टॉक जो है अब उस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक कर चुका है और एक अच्छे खासे लेवल पे अब जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने उस टाइम भी बताया था कि मेरा जो रहेगा वो 70 रुपी के करीबन रहेगा। उसके पहले मैं इसके अंदर काम नहीं करूंगा। अगर काम करूंगा अभी तो यहाँ पे मैं जो है शॉर्ट टर्म के अंदर स्विंग में काम करूंगा, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास में और भी काफी अपॉर्चुनिटी थी, और मैं इस वाले स्टॉक को जो है थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ। मैं, ये मेरे रडार के अंदर हमेशा रहेगा क्योंकि ईवी सेक्टर का है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ईवी सेक्टर के रिगार्डिंग बहुत सारी चर्चा है कि लिथियम आयन बैटरीज बनेंगी तो इस तरीके से बिजनेस होगा, स्टॉक भागेगा, मल्टीपल भागेगा। इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, राइट। इट इज नॉट ए प्रोसेस फॉर 1 और 2 ईयर्स, राइट। अभी ईवी सेक्टर को फुली एस्टेब्लिश होने में सालों लगेंगे। तो यहाँ पे इस फैक्टर के हिसाब से अगर काम करेंगे आप और लोगों की बातों में आके काम करेंगे, तो वो फिर वेट कीजिए। आप लेके खरीद के रख लिया, बैठे हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो कोई उस चीज में मतलब नहीं है।
जब वो चीज एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद में जो है एक कंपनी बिजनेस करती है, राइट। स्टार्टिंग में अभी वो सेटअप करने में सारी चीजें लगेंगी, गवर्नमेंट पुश, गवर्नमेंट बजट में इतना आया, बजट में ये सारी चीजें हुई, तो पहली बात तो बजट में जो आता है उसके अंदर, बजट मेरे हिसाब से बिल्कुल, मैं बिल्कुल बजट को तवज्जो कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि बजट के अंदर ठीक है आपने इतना डिक्लेयर किया, लेकिन आप काम एक्चुअल में कितना काम करती गवर्नमेंट, 100 में से 30 to 40% जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है, बाकी नहीं होता, राइट। तो क्या मतलब उस चीज के हिसाब से हम काम नहीं कर सकते, हमें काम करना है अपने बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। इस तरीके के इवेंट्स होते रहते हैं, ईवी सेक्टर के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे ठीक है, ईवी सेक्टर के अंदर हो रहा है तो वो भी अभी 2 4 5 दिनों या फिर 2 4 5 महीनों की बात नहीं है, उसके अंदर टाइम लगेगा। उसके बेसिस पे हमें काम नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझने की जरूरत है, तो जो लोग कह रहे हैं हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर लिथियम आयन के अंदर वो काम कर रही है, ये कर रही है, वो ठीक है कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो है काम करने में टाइम लगेगा। जब वो सारी चीजें फंडामेंटल के अंदर जब इस तरीके से काम होते हैं तो बिजनेस और फंडामेंटल के अंदर दिख जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि फंडामेंटल देखना जरूरी है, ना कि न्यूज के हिसाब से काम करना। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात ये हो गई। तो यहाँ पे जो टेक्निकल के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर शॉर्ट स्विंग के अंदर आप काम करना चाहते हैं तो फिर इस वाले लेवल पे परचेज कीजिए, यहाँ पे निकलिए, फिर परचेज कीजिए, फिर यहाँ पे निकलिए, राइट। क्योंकि एक आपके पास में आइडिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल आप बैठे रहें कि 40 का लेवल आएगा तभी मैं करूँ। 45 से स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा और नीचे आता, थोड़ा और खरीदिए, और नीचे आता और खरीदिए, और यहाँ पे ऊपर वाले लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। जरूरी नहीं है 70 के लेवल पे करो, 60 65 70 के लेवल पे आप कर सकते हो। अब हालांकि स्टॉक ऊपर है, ऊपर वाले लेवल पे है, तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लेवल पे जाके जो है वापस ये नीचे आया, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा। आई रिपीट, दिस विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, एंड आई एम नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस स्टॉक, राइट। क्योंकि मेरा क्लियर कट फंडा है, जब इस पर्टिकुलर लेवल एक पर्टिकुलर टारगेट से निकलेगा उसके बाद में ही मैं इसके अंदर काम करूंगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है हिमाद्री स्पेशलिटी के टेक्निकल के अंदर। फंडामेंटल क्यों जरूरी है? क्योंकि चीजें जब बिजनेस होता है तो फंडामेंटल में दिखता है। अगर आप इसके फंडामेंटल देखेंगे तो मार्केट कैप की अगर बात करेंगे, उससे पहले इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, बेल आइकन जो होता है उसको भी जो है पुश कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहेंगे। पी 43 पे है, ठीक है, पी मार्केट कैप भी कंपनी का ठीक है, करंट प्राइस भी ठीक है, बुक वैल्यू के हिसाब से ज्यादा ऊपर नहीं है, दैट इज अ गुड पॉइंट। डिविडेंड जो है कंपनी ठीक ठाक देती है। आरओसी लाइक 20% से ऊपर आरओसी यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन 20% से ऊपर यहाँ पे आरओसी नहीं है। मैं 20% को यहाँ पे प्रीफर करता हूँ, तो 20% के ऊपर जो है आरओसी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में अगर बात की जाए कंपनी के ऊपर डेट भी अच्छा खासा है, ये भी हमें यहाँ पे जो है देखना चाहिए। उसके अलावा जो है यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 45.4% की है। उसके अलावा होल्डिंग किस तरीके से पब्लिक के अंदर है वो सारी चीजें देखेंगे। कोई शेयर प्लेस नहीं है, वो चीजें यहाँ पे ठीक नजर आती है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में नंबर अच्छे हैं, लाइफ टाइम हाई के नंबर है, नो डाउट बहुत अच्छे नंबर यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी है उसी प्रोपोर्शन में जो है वहाँ यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। बोरोइंग भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है कंपनी की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस वजह से कम हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है कंपनी काफी ज्यादा हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है। ओपीएम के अंदर डेटा अच्छा नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो भी डेटा जो है यहाँ पे अच्छा नहीं है। कंपनी सेल मतलब बिजनेस तो कर रही है लेकिन वो प्रॉफिट के अंदर नहीं दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में भी सेम कहानी है। उसके अलावा ईयर ऑन ईयर के पे बात की जाए, टीटीएम में डेटा बहुत अच्छा है, लाइफ टाइम हाई का डेटा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस भी लाइफ टाइम हाई के हैं, ये भी देखना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले ठीक है, लेकिन अभी भी इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है कि इसको जो है कंसीडर करना बनता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी सेम कहानी है, नेट प्रॉफिट की भी सेम कहानी है। नेट प्रॉफिट काफी कम है पिछले 2 सालों में अगर देखा जाए तो, ड्यू टू बोरोइंग एंड ड्यू टू एक्सपेंसेस, राइट। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट के अंदर अगर आप बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग कंपनी ने थोड़ी सी बहुत रिड्यूस की है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन अच्छी खासी बोरोइंग जो है, अगर इनका मार्केट कब देखा जाए उस हिसाब से अच्छी खासी बोरोइंग जो है कंपनी के ऊपर है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट भी कंसिस्टेंट है, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर रिजर्व्स की बात की जाए तो रिजर्व भी कंसिस्टेंट ही है, कोई ज्यादा रिजर्व्स के नंबर जो है यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुए हाल ही के दिनों में। तो जब इंक्रीज नहीं हुए नंबर, बोरोइंग कम नहीं हुई है, तो आप किस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई इस सिचुएशन के हिसाब से कह सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट। बोरोइंग कम कर दे कंपनी, बिल्कुल कम कर दे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर चीजें दिखेंगी,
रिजर्व्स यहाँ पे कंपनी के पास में अच्छा खासा हो, बैकअप अच्छा खासा हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास में अच्छे हो, अच्छी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है तो वो चीज समझ में आती है, राइट। प्रमोटर एक अच्छी खासी होल्डिंग हो तो वो चीज समझ में आती है, वो सारी चीजें इसके अंदर नहीं है। तो मल्टी बेगर हम किस हिसाब से कह रहे हैं, ये एक क्वेश्चनेबल बात है। जो कि बात कर रहा हूँ, अच्छा खासा स्टॉक रिटर्न देगा नो डाउट, लेकिन मल्टी बेगर हम जो है इस स्टॉक को इस करंट सिचुएशन के हिसाब से, बस एक इवेंट के हिसाब से कि लिथियम आयन बैटरीज बनेगी ईवी सेक्टर में, ये होगा वो होगा, तो जब होगा तो क्या ये अकेले थोड़ा ना बैठे रहेंगे वहां पे, और भी बहुत सारी कंपनीज आएंगी, राइट। गवर्नमेंट विल प्रमोट अदर कंपनीज ऑल्सो, राइट। तो कंपटीशन भी वहां पे अच्छा खासा होगा, तो ये चीजें यहाँ पे देखने वाली बात है। रेशो के अंदर बात करें तो नॉट एक्सेप्टेबल। अगर इसके बाद पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग 53% की है। उसके अलावा भी बड़े प्लेयर भी हैं यहाँ पे, तो तकरीबन तकरीबन 40% की होल्डिंग जो है मेरे हिसाब से, उससे ज्यादा ही जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में होगी, वो भी ठीक नहीं है। कुछ बहुत सारी दमदार चीजें होती तो यहाँ पे जो है चीजें देखने को समझ में आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे होल्डिंग जो है पब्लिक की यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे नजर आती है। और यहाँ पे अगर प्रमोटर की बात की जाए तो 2020 के बाद में प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग बेची थी, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। 2020 को ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है, राइट। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात होती है देखने की। तो ये सारी फंडामेंटल्स हैं। तो यहाँ पे अब क्या, मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है, अगर आप ठीक है नॉर्मल जो बाकी सारे स्टॉक्स हैं उस हिसाब से काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि बहुत बड़ा मल्टीपेगर ये हो सकता है। करंट सिचुएशन, आई रिपीट, करंट सिचुएशन के हिसाब से, जिस तरीके से इसकी बुक्स है, जिस तरीके से इनका बिजनेस है, जिस तरीके से इनके टेक्निकल्स हैं, उस हिसाब से मुझे मल्टीपेगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पर नजर नहीं आता है। आगे जाके हो सकता है कुछ अच्छा स्कोप इनके पास निकल के आए, बोरोइंग बिल्कुल कम कर दें क्योंकि रिजर्व तो है इनके पास में, तो वहां पे जो है अच्छे खासे रिटर्न जो है इसके अंदर मिल सकते हैं देखने को। प्रमोटर की होल्डिंग भी जो है ऑन पार नहीं है यहाँ पे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कंसीडर करना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आई नॉट से कि इस करंट सिचुएशन के हिसाब से मल्टीबेगर है। अगर वेट करना चाहते हैं तो वेट कीजिए, अच्छे लेवल पे मिले तो परचेज कीजिए, अदरवाइज शॉर्ट जो स्विंग ट्रेडिंग है उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। और जो लेवल्स जो है मैंने आपको टेक्निकल्स में बताए थे वो सारे लेवल हैं। तो फॉर नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस स्टॉक। बाकी बाद में जो है देखेंगे, अगर होगा तो मैं आपको जो है अपडेट करूंगा। तो ये हो गया आज का एनालिसिस। अगर चीज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जो है उसको नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आइकन को जो है प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी वीडियोस मेरे आते हैं। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, कल वापस मिलेंगे। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया तो। थैंक यू सो मच, बाय।